नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। हमारी ये जो सीरीज चल रही है ये बीएचयू के जो प्रीवियस पेपर है उनको सॉल्व करने की सीरीज चल रही है। प्रीवियस ईयर के पेपर बीएचयू से रिलेटेड हम सॉल्व कर रहे हैं। उस सीरीज में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2013 एंड 2014 ये जो ईयर्स हैं इनके हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हैं, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। हम 2015 तक के पेपर कल तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 2013 और 2014 के पेपर की बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यह है लेटराइट मृदाओं का रंग होता है। लेटराइट जो मृदाएं हैं इनका रंग होता है लाल। लाल रंग की ये मृदाएं होती हैं, लेटराइट मृदाएं लाल रंग की ये मृदाएं हैं। इन मृदाओं के अंदर अगर देखा जाए तो ये जो मृदाएं हैं इनके अंदर हम देखते हैं कि आयरन और एल्यूमिनियम जो है इसकी प्रचुर मात्रा होती है और आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इनका रंग लाल होता है। इसी पर हम एक और चीज देखने वाले हैं यहाँ कि मृदाओं के जो अलग अलग कलर है उससे रिलेटेड एक कलर चार्ट है। ये जो कलर चार्ट है ये वैज्ञानिक मुंसेल ने बनाया था। वैसे हम कहें तो ये वैज्ञानिक नहीं थे, ये एक आर्टिस्ट थे और इन आर्टिस्ट ने सॉइल का जो कलर की बेसिस पर क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने अलग अलग सॉइल का जो कलर है उसके हिसाब से चार्ट बनाया था जिसे हम कहते हैं कलर चार्ट। ये बनाया था एल्बर्ट मुंसेल। एल्बर्ट मुंसेल जो है इन्होंने बनाया था 1905 में इन्होंने ये कलर चार्ट दिया था और इस कलर चार्ट के बेस पर सॉइल जो है उनका अलग अलग कलर हम देखते हैं। ये मुंसेल का कलर चार्ट है। इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर नीचे इन्होंने ब्लैक दिया है। 1 से धीरे धीरे इनका ये चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है 9 और इससे ऊपर चले गए तो एकदम व्हाइट कलर आ जाएगा। और फिर इस चार्ट में हम देखते हैं लेवल। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला जो कलर है ये रेड कलर है। इसके बाद यहाँ पर आ गया येलो। येलो और रेड के बीच में इन्होंने कौन सा कलर दे दिया? येलो रेड। हम देखते हैं ये वाला कलर ग्रीन है, इन दोनों के बीच में क्या आ गया? ग्रीन येलो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा है तो ये ब्लैक कलर है। इसके बाद आगे चले यहाँ पर आ गया ब्लू और आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर कलर आ गया पर्पल। ये पर्पल कलर आ गया और यहाँ पर आ गया ये व्हाइट। ये 8 जो है कलर्स हैं, इनके बीच में कौन सा रंग आ रहा है, किससे मिलता जुलता है, उसके हिसाब से ये चार्ट काम करता है। इसे हम कहते हैं मुंसेल कलर चार्ट, क्योंकि मुंसेल ने सबसे पहले ये चार्ट दिया था 1905 में। इसी बेस पर, इसी आधार पर हम देखते हैं कि लेटराइट मृदाएं जो हैं वो लाल रंग की होती हैं और इनमें अधिकता होती है आयरन और एल्यूमिनियम। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न हमारे पास है उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर झुलसा बीमारी तत्व की कमी से होती है। इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें देखना है। इस झुलसा के बारे में मैं 2-3 चीजें आपको बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूँ। झुलसा बीमारी यहाँ दी है सल्फर के कारण। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बीएचयू में ये जो प्रश्न आया तो बीएचयू ने ये जो झुलसा है इस झुलसा बीमारी को कंसीडर किया है कि ये किससे हुई? सल्फर से, सल्फर की कमी से हुई, ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो धान है, धान का जो झुलसा है या जो पेड़ी है इसका झुलसा माना जाता है कि सल्फर की कमी से होता है। धान का झुलसा सल्फर की कमी से होता है और बीएचयू ने क्या किया, इसको धान ही कंसीडर किया था और धान के अनुसार इसका जो आंसर है वो दिया था सल्फर। बट सामान्य फसलों की बात करें, अन्य फसलों की बात करें धान के अलावा, तो अन्य फसलों में हम देखते हैं कि जो झुलसा है ये होता है जिंक की कमी से। झुलसा जिंक की कमी से होता है अन्य फसलों में, बट
धान में सल्फर की कमी से होता है और बीएचयू ने भी इसका आंसर जो है वो सल्फर ही दिया था। इसमें धान की जो पत्तियां हैं वो इस तरह से झुलसने लगती हैं, जलने लगती हैं, इसे हम कहते हैं झुलसा बीमारी। तो क्लियर है, सामान्य बीएचयू के अलावा झुलसा प्रश्न आया और अगर उसने धान नहीं लिखा है तो हमारा आंसर होगा जिंक। अगर उसने लिखा है धान का झुलसा किस तत्व की कमी से हो रहा है तो हम कहेंगे सल्फर। क्लियर। लेकिन बीएचयू में ऐसा ही प्रश्न आ गया, उसने धान नहीं लिखा तो भी हम सल्फर लगाएंगे और धान लिखा तो भी क्या लगाएंगे, सल्फर। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न हमारे पास है वो है वायुमंडल का सबसे निचला भाग। तो वायुमंडल का सबसे निचला भाग जो है उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। हमारा जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में बहुत सारी लेयर होती हैं, परत होती है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के ऊपर वाला ये जो हिस्सा है हम इसको कह रहे हैं वायुमंडल। तो हम देखते हैं 0 से 10 किलोमीटर तक जो हमारी पृथ्वी से लगा हुआ भाग है उसे हम कहेंगे ट्रोपोस्फियर, उसे हम ट्रोपोस्फियर कहेंगे। फिर 10 से 30 किलोमीटर तक चलें तो स्ट्रेटोस्फियर आता है। फिर 30 से 50 किलोमीटर तक चलें तो आएगा मीजोस्फियर। फिर 50 से 400 किलोमीटर तक आता है थर्मोस्फियर और 400 किलोमीटर से ऊपर निकल जाएंगे तो ये आएगा एक्सोस्फियर। तो ये है हमारे पृथ्वी का सबसे पास वाला जो निचला जिसने हमको कवर किया है वो है ट्रोपोस्फियर। ये हम यहाँ देख रहे हैं, ये ऐसी लेयर्स हैं अलग अलग। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं किलोमीटर में भी रेंज दी हुई है। तो ये ट्रोपोस्फियर जो है वायुमंडल का सबसे निचला भाग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, खानों से प्राप्त लोहे को कहते हैं, खदानों से या माइनिंग से जो लोहा निकलता है उसको क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आयरन ओर। ये आयरन ओर क्या है, तो इस आयरन ओर का मतलब है लौह अयस्क। आयरन ओर का मीनिंग होता है लौह अयस्क, मतलब लोहा जो माइनिंग से निकलता है, खदानों से निकलता है, वो सीधा लोहे के रूप में नहीं होता बल्कि वो अयस्क के रूप में निकलता है। ये जैसे लौह अयस्क ये ऐसा निकलेगा। फिर इससे धातु निष्कर्षण के द्वारा इसे साफ करके हम लोह धातु को अलग करते हैं। तो ये जो लोहा है अयस्क के रूप में निकलता है और इसे हम कहेंगे आयरन ओर या लौह अयस्क। फिर जब लोहा इससे बनता है तो अलग अलग प्रकार का लोहा आता है, जैसे पिग आयरन, इसे हम कहते हैं कच्चा लोहा। पिग आयरन मतलब कच्चा लोहा। सेकेंड हम देखते हैं कास्ट आयरन, ये है ढलवा लोहा। इसके बाद अगला है रॉट आयरन, इस लोहे को हम कहते हैं पिटवा लोहा। इनके अंदर हम देखते हैं कि कार्बन का जो प्रतिशत होता है, कार्बन कंटेंट अलग अलग होता है। ये जो पिग आयरन है इसमें कार्बन कंटेंट होता है 3.5%, कास्ट आयरन में 2 to 4%, रॉट आयरन जो है इसमें हम देखते हैं कितना होगा, तो इसमें होता है 0.05 to 0.1%। अब आयरन ओर ये तो मिक्स है, इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होती है। अब ये जो पिग आयरन है इसे हमने कच्चा लोहा कहा है। कच्चा लोहा क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर लोहे के अलावा कुछ अशुद्धियां होती हैं। अशुद्धियां इसके अंदर होती, इम्प्योरिटीज होती हैं। इसमें कौन कौन होता है, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि फास्फोरस है, सल्फर है ना, मैग्नीज है, ये सब इसके अंदर होते हैं। ये अशुद्धियां होती है, इसलिए हमने इसे कच्चा लोहा कहा है। तो खदानों से जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं आयरन ओर या लौह अयस्क। अगले प्रश्न की तरफ हम चले। अगला प्रश्न हमारे पास है डैम्पिंग ऑफ रोग फैलता है। तो ये जो डैम्पिंग ऑफ है ये फफूंद जनित रोग है।
फंगस के कारण होने वाली बीमारी है। डैम्पिंग ऑफ ये नर्सरी में होने वाला रोग है। नर्सरी में जो पौधे होते हैं, नर्सरी में जो प्लांट्स लगाए जाते हैं, उनमें ये बीमारी होती है। आप देख रहे होंगे कि जो सीडलिंग होती है या जो पौध होती है, ये अंकुरन के कुछ समय बाद ऐसी मुरझाकर ऐसे लटक जाती है। तो ये फफूंद जनित रोग है, फंगस से होने वाला रोग है। फंगस की अगर हम बात करें, पाइथम एंड राइजोफोनियम, एंड राइजोफोनियम, ये फंगस है। इन फंगस से होने वाला रोग है। और कहां पर होता है? तो जहां पर हम नर्सरी में पौधे तैयार करते हैं, बीज अंकुरित होता है और उसके बाद इस तरह से ये नष्ट हो जाता है। फफूंद जनित रोग है। इस रोग में ये तने पर आक्रमण होता है ये, और भोजन का आदान प्रदान यहाँ से बंद हो जाएगा और पौध जो है मुरझा जाएगी। इस डिजीज को हम कहते हैं डैम्पिंग ऑफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1904 में। 1904 में हमारे यहाँ सहकारिता जो है ये स्टार्ट हुई। भारत में सहकारिता की जो शुरुआत है ये 1904 में हुई। धीरे धीरे हम देखते हैं कि सहकारिता पैर पसारता गया और भारत के अंदर जो सहकारिता थी इसके 3 लेवल बने। इसका जो स्ट्रक्चर है या इसका जो ढांचा है, भारत के अंदर सहकारिता का ढांचा कहा जाता है त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय ढांचा इसका कहा जाता है। त्रिस्तरीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि 3 लेवल है। फर्स्ट है अपेक्स लेवल, सेकंड है डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड है विलेज लेवल। ये 3 लेवल है। अपेक्स जो है ये टॉप मोस्ट लेवल है। अपेक्स अगर हमारे स्टेट की बात करें तो हमारे यहाँ की अपेक्स जो है सिंगल आप देखोगे ये है, और ये सिंगल कहां पर है? तो हम कहेंगे भोपाल में। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम देखेंगे लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप देखेंगे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो थोड़े बड़े विलेज होते हैं, टाउन जैसे होते हैं, वहां पर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये आपको मिल जाएगी। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि 3 लेवल है इसलिए हमने त्रिस्तरीय कहा, 3 टायर सिस्टम कहते हैं इसको। और देखने में इसका जो स्ट्रक्चर है ये होता है पिरामिडाकार। पिरामिडाकार इसे कहा जाता है क्योंकि ये पिरामिड शेप में आपको दिख रहा होगा। ये पिरामिड शेप में होता है, पिरामिड शेप में आपको ये दिख रहा होगा। तो ये सहकारिता की शुरुआत इंडिया में हुई थी कब? तो ये शुरुआत मानी जाती है 25 मार्च 1904। 25 मार्च 1904 ये सहकारिता की शुरुआत है। मार्च 1904 ये सहकारिता की शुरुआत भारत में मानी जाती है। त्रिस्तरीय ढांचा है, 3 टियर सिस्टम। क्लियर? अब ये जो अपेक्स है इसमें ध्यान रखना कि ये जो अपेक्स है, ये जो लेवल है, इसका डायरेक्ट जो है फार्मर से कांटेक्ट नहीं होता है। डायरेक्ट फार्मर से डील नहीं करती है ये डील करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल से, और डिस्ट्रिक्ट लेवल विलेज लेवल से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? 5 रुपए का नोट। तो आपको यहाँ एक चीज क्लियर है, ये समझ लेना है
केवल 1 रुपए का नोट ऐसा है ये जो भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इसको जारी करता है। इसके अलावा कोई भी नोट हो, 2 रुपए का हो, 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो, 100 का हो, 500 का, 1000 का, 2000 का, सारे जो नोट है ये भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये इनको जारी करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। केवल 1 रुपया का जो नोट है ये इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार जो है इसको प्रिंट कर सकता है, छाप सकता है, जारी कर सकता है। बाकी सारे जो हैं ये किसके द्वारा होंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से कोई भी नहीं करता। भारत सरकार केवल किसको कर सकती है? 1 रुपये को, बाकी ये तो कर ही नहीं सकते। यहाँ तो आंसर रिजर्व बैंक क्या है। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला जो प्रश्न है हमारे पास, मूंगफली में स्वपरागन किस समय होता है? तो सुबह के समय स्वपरागन इसके अंदर होता है ना। जैसे स्वपरागन क्या है आप ये इसमें देख सकते हैं कि ये सेम प्लांट है, उसका जो फ्लावर है मेल और फीमेल यहीं पर आप देख रहे हो, अगर हो रहा है तो इसको हम कहेंगे स्वपरागन। ये क्या कहलाएगा? स्वपरागन। एक ही पुष्प है और उसी में नर मादा है, वही परागन हो रहा है तो स्वपरागन हो गया। अब यहां से पुष्प दूसरे पौधे पर जा रहा है और वहां हो रहा है तो इसको बोलेंगे परपरागन। परपरागन, क्रॉस पॉलिनेशन। सुबह के समय स्वपरागन होता है। मूंगफली की बात चल रही है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तंबाकू का कौन सा भाग निकोटीन बनाता है? Which are the following parts of tobacco plant synthesis nicotine? ये बहुत विवादास्पद प्रश्न है एग्रीकल्चर में। तो ये यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो सिंथेसिस हो रहा है इसको हम कहेंगे संश्लेषण। संश्लेषण का कार्य होता है जड़ में। संश्लेषण का कार्य कहां पर होता है? जड़ में। पत्ती में क्या होता है? तो जड़ में बनने के बाद पत्ती में होता है एकत्रीकरण, अक्युमुलेशन जिसको हम कहते हैं, ये पत्ती में होता है। तो इस प्रश्न में आपको ये बात ध्यान रखना है हमेशा। क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन क्या है, संश्लेषण आ रहा है। जैसे आप यहाँ इस डायग्राम में क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो रूट है, रूट में इसका सिंथेसाइजेशन हो रहा है और रूट से जो जाइलम सेल्स हैं इससे ये जा रहा है ऊपर। ये आपको एरो दिख रहा होगा, ये निकोटीन है, ये ऊपर जा रहा है और ये अक्युमुलेशन कहाँ हो रहा है? तो इसका अक्युमुलेशन हो रहा है लीफ में। ये देखो सिंथेसिस कहाँ हो रहा है? रूट में। अक्युमुलेशन कहाँ हो रहा है? तो लीफ। अब क्वेश्चन क्या है इस पे डिपेंड करेगा आंसर। क्वेश्चन आएगा निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन प्राप्त होता है, तो पाया जाना प्राप्त होने में क्या आएगा? पत्ती। कहां बनता है, कहां संश्लेषण होता है, तो क्या आएगा? जड़। ये हमारे को ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया, कंफ्यूजन इसके अंदर होता है। देखो मैंने दोनों तरह से उत्तर, जड़ कब आएगा, पत्ती कब आएगा, ये आपको बता दिया। ध्यान रखना है हमारे को केवल से। आगे बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न की तरफ हम चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्न में से कौन भारतीय कृषि का लक्षण है? कोई भारतीय कृषि का लक्षण क्या है? तो भारत के अंदर एक तो छिपी हुई बेरोजगारी है और दूसरा मानसून का जुआ है। उच्च उत्पादन तक का तो भारत में है ही नहीं और बड़े किसान भी नहीं है, यहाँ ज्यादातर छोटे किसान हैं। इसलिए इसका आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर आएगा 1 और 4, पहला और चौथा दोनों आएगा। मतलब भारत में छिपी बेरोजगारी भी है और भारत में जो कृषि है उसको हम मानसून का जुआ कहते हैं। अच्छा मानसून हुआ फसल अच्छी होगी, मानसून खराब हुआ फसल खराब हो जाएगी। तो 1 और 4
दोनों, ये दोनों इसके अंदर आएंगे। बड़े किसान नहीं है, उच्च उत्पादकता भी भारत में नहीं है। क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है, धान में चावल की प्रतिशत मात्रा होती है। उत्तर आएगा 70%। देखो यहां कोई दिक्कत नहीं है इस वाले उत्तर में, क्योंकि यहां पर ऑप्शन कैसे दिए हैं, ऑप्शन ही ऐसे दिए हैं कि उत्तर आ जाएगा 70%। वैसे आपको एक बात बता दूं कि इसकी जो रेंज है ये 60 से 70% होती है। कम से कम इतना हो जाएगा और बहुत अच्छी वैरायटी में इतना होगा 70%। फिर हम देखते हैं कि सही इसकी रेंज अगर बोली जाए तो ये होती है 65 से 70%। एग्जैक्ट की बात करें ये होता है 67%। तो एग्जैक्ट अगर आया तो 67 लगाएंगे, रेंज में अगर आ जाए तो ऐसा लगाना है। लेकिन बीएचयू में अगर उसने ऑप्शन में हमारे को दिया है कि भाई 70 भी है, 65 भी है, तो बीएचयू के लिए इसका आंसर आएगा कितना, 70%। पीएटी में अगर आ गया 65%। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है। 65 से 70% रेंज में जाए तो बहुत अच्छी बात, बीएचयू में आएगा तो 70 लगाएंगे, पीएटी में आएगा 65 लगाना है। एग्जैक्ट होता है 67%। धान से चावल कितना प्राप्त होता है ये सारे फिगर मैंने आपको बता दिए। अगले प्रश्न पे चलें। गेहूं के अंकुरित होने का उपयुक्त औसत तापक्रम है। तो इस वाले आंकड़े में तो आप देखोगे 24 से 26 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। लेकिन धान में जैसे चावल की बात है उसी तरह से गेहूं में भी बहुत सारी बातें रहती है। किसको लेकर? ये तापक्रम को लेकर। तो गेहूं से रिलेटेड तापक्रम बता रहा हूं मैं, ये ध्यान हमको रखना है। कुल अवधि में गेहूं की फसल के लिए अगर पूछता है तो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस कुल अवधि में। अंकुरन जब होता है उस समय तापक्रम थोड़ा ज्यादा रहता है, तो उस समय हम बोलेंगे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। फिर कहता है भाई पुष्पन के समय तापक्रम कम रहता है, उस समय हम कहेंगे 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। अगर एग्जैक्ट कह रहा है अंकुरन के लिए, तो अंकुरन के लिए एग्जैक्ट अगर बताना हो, एग्जैक्ट तो क्या है, थोड़ी सी रेंज तो देना ही पड़ेगी। ये आ जाएगा 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर क्या है, 24 से 26 डिग्री सेल्सियस। ये बिल्कुल एग्जैक्ट रेंज हमारी हो गई। तो गेहूं में कंफ्यूजन ना हो, कुल अवधि में तापक्रम 15 से 25 पूछेगा तो इतनी बड़ी रेंज चलती है। अंकुरन में 20 से 25, एग्जैक्ट में 23 से 25 आ जाएंगे। फिर हमने कहा पुष्पन में कितना, तो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। और इस ये वाला जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शन के अनुसार हम लगाएंगे 24 से 26 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आगे चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न हमारे पास आता है कि उत्तर प्रदेश की मिट्टी में अधिकतर कार्बनिक पदार्थों की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो बहुत ही कम होती है, 0.1 से 0.3%। ऐसा क्यों है? कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम देखते हैं कि 51% जो क्षेत्रफल है ये है जलोढ़ मृदाओं का। जलोढ़ मृदा या जो एलुवियल सॉइल है, इसका एरिया हम देखते हैं 51% है।
और जो जलोढ़ या एलुवियल मृदाएं होती हैं इनमें कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है, क्योंकि जल के द्वारा बहाकर लाई गई है और इस प्रकार से इन मृदाओं का निर्माण हुआ है। इसलिए हम देखते हैं कार्बन बहुत कम होता है, 0.1 से 0.3% तक इसके अंदर कार्बन होता है ना। सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदाएं जहाँ पर है वो उत्तर प्रदेश ही है, करीब 51% जो है जलोढ़ मृदाएं पाई जाती हैं। और यहाँ पर ये जो जलोढ़ मृदाएं हैं ये कौन सी हैं? तो ये है गंगा की जलोढ़ मृदा, गंगा की जलोढ़ मृदा है ना, क्योंकि गंगा नदी के द्वारा ही ये मृदाएं बनी है, इसलिए गंगा की जलोढ़ मृदा। इसके बाद उपजाऊ बहुत होती है लेकिन कार्बनिक पदार्थ कम होता है। अगला प्रश्न देखें, आलू के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज का तापक्रम होना चाहिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, 0 से 5 तक हम बोलते हैं, बाकी यहाँ पर आप देखोगे कि 1 से 2.5% ये आएगा। बाकी इसकी रेंज होती है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस जो है ये कोल्ड स्टोरेज में आलू को स्टोरेज में रखने की रेंज है। आगे चलें, भूमि सुधार के लिए उपाय के रूप में चकबंदी निम्न में से किस राज्य में सफलता की उड़ान नहीं भर सके? ये तमिलनाडु में नहीं भर सके। अब ये चकबंदी है क्या? तो चकबंदी का मतलब है जो छोटे किसानों के बिखरे हुए खेतों को एकत्र करना। कोई छोटा किसान है, मान लो 5 एकड़ जमीन है उसके पास, 4 एकड़ जमीन है। अब वो जो किसान है 5 या 4 एकड़ वाला, उसने अपनी मेड़ बना रखी है, पता चला 5 में से 1 एकड़ या आधा एकड़ मेड़ में चली गई। पड़ोस में दूसरा छोटा किसान है, उसने भी अपनी मेड़ बना रखी है, ये कर रखा है। अब पहले छोटा किसान है और मेड़ आदि में और ये फेंसिंग बनाने में, ये सब करने में बहुत सारा इनका हिस्सा चले जाता था। तो उस समय चकबंदी कानून लाकर इसको स्टार्ट किया गया था और इन सब को बोले ये 4 खेत की बजाय इनको 1 खेत बना दो, एक ही मेड़ रहेगी, तो ये जो एरिया बर्बाद हो रहा था वो बच जाए। इसलिए चकबंदी जो है इसको स्टार्ट किया गया था 1920 में इसको स्टार्ट किया गया था पंजाब से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे और आगे के राज्यों में गया। पंजाब के आसपास के राज्य हैं जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ चला गया। लेकिन ये तमिलनाडु वाला ये जो इलाका है साउथ में, वहां तक ये नहीं पहुंच पाया, वहां इसको सफलता प्राप्त नहीं हुई। वहां के जो किसान थे वो इससे सहमत नहीं थे। तो छोटे किसानों के बिखरे हुए खेतों को एकत्र करने संबंधित ये एक प्रकार का कानून था, नियम था, जिसे चकबंदी कहा। 1920 में ये स्टार्ट हुआ। कहां से स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ था पंजाब से। पंजाब से ये स्टार्ट हुआ था। छोटे छोटे किसानों के जो क्षेत्र है, खेत हैं, ये भूमि को बर्बाद ना करे, इसके लिए इसको स्टार्ट किया गया था। तमिलनाडु में यह ज्यादा अच्छे से सफलता प्राप्त नहीं कर पाया, ये जो चकबंदी कानून था। आगे बढ़े तो अगला जो प्रश्न हमारे पास है, अच्छी तंबाकू की राख का रंग होता है। अच्छी तंबाकू की राख का रंग होता है सफेद। सफेद का मतलब है कि ये जो तंबाकू है इसको बहुत अच्छे से तोड़ा गया है ना। हम कह सकते हैं कि सर्वोत्तम ये रंग। तो अगर सफेद राख निकल रही है किसी तंबाकू की, मतलब बहुत अच्छी। अगर कुछ गड़बड़ है तो हम देखेंगे कि उसका जो रंग है वो काला सा हो जाए।
है ना। तो सफेद से लेकर हम बोल सकते हैं व्हाइट टू ग्रे, व्हाइट टू ग्रे तक हम बोल सकते हैं ये कलर होगा। ये अच्छी तंबाकू का रंग है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो भारतवर्ष में बोनी जाति के गेहूं का आगमन किस वर्ष में हुआ? अब भारत में बोनी जातियों के गेहूं का आक्रमण ये जो आगमन था ये हुआ था 1963 में। 1963 में क्या हुआ? जब हरित क्रांति आई तो विश्व में हरित क्रांति को लाने का श्रेय नॉर्मन ई बोरलॉग को जाता, आप जानते हो। हमारे यहाँ पे हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हमारे हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो हमारे यहाँ जो एम.एस. स्वामीनाथन थे, इन्होंने देखा कि भारतीय जो किस्में थी, गेहूं की जो भारतीय किस्में थी, वो हम देखें तो लंबी किस्में थी, टॉल वैरायटी जिसको कहा जाता वो थी, जिनमें लॉजिंग गिरने की समस्या थी और इसलिए इनका उत्पादन कम था। तो विदेशों में जो मैक्सिकन वैरायटी है ये बोनी थी, या इसे हम कहते हैं ड्वार्फ वैरायटी। ये ड्वार्फ वैरायटी जो है हमारे यहाँ बुलाई गई और उनका हमारे यहाँ की जो देसी जातियां थी उनके साथ संकरण किया गया और उससे तैयार की गई अर्ध बोनी जातियां। और इन अर्ध बोनी जातियों के कारण ही भारत में क्या आ पाई? हरित क्रांति आ पाई। तो 1963 में हमारे यहाँ ये आया। इसके बाद हम देखें हरित क्रांति कब आई? तो 1965 66 में हमारे यहाँ क्या आया? ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हरित क्रांति आई। फिर इसके बाद 1966-67 में हाई यील्डिंग वैरायटी, ये एक स्कीम को लॉन्च किया गया। हाई यील्डिंग वैरायटी है ना, उच्च उत्पादक जो किस्में थी संकरण के द्वारा तैयार की गई, इनका बीज जो है किसानों को दिया गया और इससे उनका उत्पादन बढ़ा और इस तरह से भारत के अंदर क्या आ गई? हरित क्रांति आ गई। और ये सारा काम हमारे यहाँ एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था, इसलिए एम.एस. स्वामीनाथन को कहा है हरित क्रांति के जनक। इसके बाद आगे बढ़े तो हमारे पास अगला जो प्रश्न है वो है किसान खाद कहलाती है। तो किसान खाद किसको कहते हैं? तो जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इस कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को CAN ऐसे भी लिखते हैं और इसी को कहा जाता है किसान खाद। याद रखना, खाद लिखा है लेकिन ये कोई ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं है, कार्बनिक खाद नहीं है, ये फर्टिलाइजर ही है, लेकिन इसे नाम दे दिया है। नाम क्या दे दिया है? इसको हमने नाम दे दिया है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को केन या किसान खाद। इनके अंदर अगर देखा जाए तो ये जो अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट भी नत्रजनधारी उर्वरक है। इसके अंदर 20.6% नाइट्रोजन होती है, 20.6% नाइट्रोजन। यूरिया में आप जानते हैं 46% नाइट्रोजन। अमोनियम नाइट्रेट में 13% नाइट्रोजन। और ये जो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है 25% नाइट्रोजन होती है। सारे नत्रजनधारी उर्वरक हैं, इनमें से कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या ये जो केन है, इस केन को किसान खाद के नाम से जाना जाता है, किसान खाद बोलते हैं, जबकि ये एक प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर है। ये बात ध्यान रखना है ना, कंफ्यूज नहीं होना। अगले प्रश्न पर चलें तो कार्य की इकाई क्या है? तो कार्य की इकाई को हम कहते हैं जूल।
कार्य की इकाई क्या है यहाँ पर? तो कार्य की जो इकाई है वो जूल है। जूल जो है एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट जो है, कार्य की इकाई को हमने यहाँ क्या कहा है? तो कार्य की इकाई को हमने जूल कहा है। कोण एफबीएस यूनिट है। एमकेएस में अगर बात करें तो किलोग्राम। याद रखना है कार्य की इकाई तो जूल है, जबकि किलोग्राम और कोण जो है ये दोनों इकाइयां किसकी हैं? तो ये दोनों इकाइयां हैं द्रव्यमान की। द्रव्यमान की इकाई है, कार्य की इकाई जूल है। मीटर किलोग्राम ऐसा कोई यूनिट नहीं। तो ये कार्य की इकाई से रिलेटेड बात हो गई। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, नाफेड निम्न में से किसकी संस्था है? तो नाफेड जो संस्था है ये कृषि उत्पादों के अंतर राज्यीय विपणन के लिए एजेंसी है। ये जो एजेंसी है ये नाफेड जो एजेंसी है इसका विकास, या ये जो संस्था है इसे कब बनाया गया? तो इसका विकास हुआ था अक्टूबर 1958। अक्टूबर 1958 में इस संस्था को बनाया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली या नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इस संस्था का काम क्या था कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर जो जीन्स हैं उनका जो प्रोडक्शन है उसको इंटर स्टेट मार्केटिंग करना। इंटर स्टेट इसकी मार्केटिंग करना है ना, किसकी? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। अब इससे क्या होगा? इससे ये है, मान लो एमपी की बात कर रहे हैं तो एमपी में अभी हमने देखा कि वीट या गेहूं जो है पर्याप्त मात्रा में उत्पादन हो रहा। केरला चले गए, वहां पर इसका प्रोडक्शन नहीं है, कम है, तो हमने एमपी से वीट को कहां ले जाकर सेल कर दिया? केरला में। तो क्या होगा? फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा। वहां से हमने क्या लाए? तो स्पाइसेस जो हैं, मसाले वहां ज्यादा होते हैं, उनको लाकर हमने यहाँ भेज दिया। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाकर हम बेचे तो फार्मर्स को भी बेनिफिट मिलता है और जो कंज्यूमर होते हैं उनको भी बेनिफिट मिलता है। तो इस एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए हम 1958 में नाफेड जो है इस संस्था को बनाया गया था, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। क्लियर? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अब बोरलाग है तो नाम से क्लियर हो गया, नॉर्मन बोरलाग से रिलेटेड है। नॉर्मन बोरलाग से रिलेटेड है मतलब कौन सा फील्ड आएगा? तो कृषि में आएगा। ये जो पुरस्कार है ये नॉर्मन ई बोरलाग की याद में ही बोल सकते हैं। ये अवार्ड दिया जाता है 1972 से इसको स्टार्ट किया गया। 1972 से एग्रीकल्चर फील्ड में इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था। नॉर्मन ई बोरलाग जो हैं उनकी या उनके सम्मान में इसको स्टार्ट किया गया था, इस अवार्ड को। आगे बात करें, अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदाओं का क्षेत्रफल कितना है? ये डिस्कशन हम अभी जब कार्बनिक पदार्थ आया था तभी कर चुके हैं कि करीब 51% जो क्षेत्रफल है, 51.22% क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदाओं का है। वहां की मुख्य मृदा यही है जिसे हम कहते हैं जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन से सांद्र कार्बनिक खाद में अधिकतम फास्फोरस पाया जाता है? तो ऐसे जो प्रश्न आते हैं उसमें हमारे को ये बात ध्यान रखना है कि अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ सीधे सोचने लगते हैं कि भाई इसमें कितना फास्फोरस होगा, इसमें कितना होगा। ये नहीं सोचना। ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से सांद्र कार्बनिक खाद जो है वो एक ही है। कौन सा है? मछली का चूरा। कंसंट्रेट जो है वो एक ही है, बाकी 3 है ही नहीं।
तो अगर फास्फोरस कंटेंट आपको नहीं मालूम है तो भी आंसर यही आएगा, मालूम हो तो बहुत अच्छा। जैसे हम यहाँ पर देखें फिश मील की बात करें या मछली का चूरा अगर देखें तो 3 to 9% जो है फास्फोरस होता है, 3 to 9% फास्फोरस है। नीम केक में कितना है? ओनली 1%, ओनली 1%। पोल्ट्री में है 2.6% और ग्वानो में होता है 3%। अब ये तीन तो सुनो, ग्वानो क्या है? तो ये पक्षियों की जो ब्रीड होती है उससे बनी हुई मैन्योर है ग्वानो। तो यहां पर आंसर क्या आया? फिश मील 3 to 9% मैक्सिमम इसके अंदर ये जो ऑप्शन है उनमें से फास्फोरस कंटेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? अधिक वृक्ष लगाओ जो प्रोग्राम है ये के.एम. मुंशी जो है इन्होंने स्टार्ट किया था। इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था 1950 में इन्होंने ये कार्यक्रम स्टार्ट किया था, अधिक वृक्ष लगाओ, ग्रो मोर ट्री। और इन्होंने इसे नाम क्या दिया? वन महोत्सव, वन महोत्सव। और ये जो महोत्सव है ये एक सप्ताह के लिए होता है, 1 वीक, एक सप्ताह के लिए ये महोत्सव मनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाए जाए। और ये 1 वीक कौन सा होता है? तो हम कहेंगे जुलाई का जो फर्स्ट वीक है, जुलाई फर्स्ट वीक में वन महोत्सव जो है ये मनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण हो सके। 1950 में के.एम. मुंशी ने ये स्टार्ट किया था, के.एम. मुंशी। अब महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू को तो आप जानते ही हो। जवाहरलाल नेहरू हमारे जो प्रथम जो है प्रधानमंत्री है भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सब जानते हैं आप। ऐसे ये जो आचार्य विनोबा भावे, इनको आचार्य विनोबा भावे भी कहा जाता है। इन्होंने भी गांधी जी के साथ बहुत सारे आजादी से संबंधित कार्यों में भाग लिया। एक बड़ा फेमस आंदोलन था 1951 में स्टार्ट हुआ था। इस आंदोलन का नाम था भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन। इस आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं आचार्य विनोबा भावे, है ना। बड़े बड़े लोगों के पास बहुत सारी जमीनें थी और कुछ ऐसे थे जो भूमिहीन थे। तो भूमिहीन जो किसान थे या भूमिहीन जो लोग थे उनके लिए बड़े लोगों से इन्होंने ये दान की आह्वान किया था कि आप अपनी जमीन का कुछ दान करें तो इनके पास भी रहने और खेती करने के लिए जमीन आ सके। तो आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन से जुड़े हुए हैं और अधिक वृक्ष लगाओ इस आंदोलन से के.एम. मुंशी। आगे बढ़े, निम्नलिखित जैविक खादों में से संकरा CN अनुपात घोल बनाता है। देखो CN अनुपात मतलब कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो है, कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात है। तो सीधी सी बात है, जिसमें नाइट्रोजन का परसेंट ज्यादा होगा उसका CN अनुपात कम होगा या संकरा होगा। जैसे मान लो हम एग्जांपल के तौर पर देखें, मान लो किसी में 20% कार्बन है और उसके अंदर 2% नाइट्रोजन है, तो आप देखोगे ये कितना आएगा? ये हो गया 10:1। अब हमने देख लिया कि 20% कार्बन है और 4% इसके अंदर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ गई। अब आप देखोगे इसका रेशो क्या हो गया? 5:1। जैसे जैसे नाइट्रोजन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप देखोगे कि CN रेशो जो है घटता जाएगा। नाइट्रोजन के बढ़ने के साथ CN रेशो कम होता है।
अब यहां पर हम देखें, बायोगैस घोल दिया है, गोबर की खाद दी है, कंपोस्ट दिया है, मूंगफली की खली दी है। तो ग्राउंडनट केक जो है, मूंगफली की खली में 7.3% नाइट्रोजन है, F/F में 0.5 to 1%, बायोगैस स्लरी में 2 to 2.5%, कंपोस्ट में 1 to 1.5%। तो आप देखेंगे ग्राउंडनट में क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो सारे ऑप्शन में ज्यादा है, तो नाइट्रोजन मैंने कहा ज्यादा होगा, तो जो CN रेशो है वो नेरो होगा, सकरा होगा, कम होगा। ये आपको ध्यान में रखना। ये नाइट्रोजन परसेंट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, CN रेशो वैसा वैसा घटता जाएगा, कम होता जाएगा, नेरो होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हरी मिर्च में विटामिन पाया जाता है। अब देखो ये जो ऑप्शन है विटामिन पाया जाता, तो A भी होता है और C भी होता है। बट यहां पर हमारे को आंसर अगर लगाना है, दोनों आएगा तो दोनों लगाएंगे, लेकिन ऐसे ही ऑप्शन आएंगे तो विटामिन C ये ज्यादा है, फिर विटामिन A। दोनों अगर ऑप्शन में होता तो क्या लगाते? दोनों, बोथ विटामिन A एंड विटामिन C। बट ऐसा ऑप्शन है तो हम क्या लगाएंगे? विटामिन C। A भी होता है ना, रिच सोर्स ऑफ विटामिन A एंड विटामिन C। नेक्स्ट, काली मृदाओं का काला रंग किसके कारण होता है? ये ह्यूमस के कारण। आप जानते हो ह्यूमस है, ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बनिक पदार्थ जो है, इसके कारण काली मृदाओं का काला रंग होता है। आगे बढ़े सीधे हम अगले प्रश्न की तरफ चलें। शुष्क खेती के लिए वार्षिक वर्षा होना चाहिए 50 सेंटीमीटर से कम। अब देखो यहां पर आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा। शुष्क खेती, जैसे हम अंग्रेजी में इसको कहें ड्राई फार्मिंग। एक आता है ड्राई लैंड फार्मिंग, एक आता है रेनफेड फार्मिंग। फिर हम देखते हैं एक आता है एरिड फार्मिंग, सेमी एरिड फार्मिंग, ह्यूमिड फार्मिंग, और एक को हम कहते हैं हिंदी में बारानी खेती। ये सारे आपने सुने होंगे कहीं ना कहीं, ये सब आपने सुन रखे होंगे। शुष्क बोलो, बारानी बोलो, वर्षा आधारित बोलो, सब है ना। तो जब तक बात मिलीमीटर में नहीं हो रही है, बरसात में नहीं हो रही है, तब तक इन सब का यही मतलब है कि जहां कम वर्षा होती है वहां पर की जाने वाली खेती है, जहां कम वर्षा होती है वहां पर। लेकिन बात जब मिलीमीटर में आ जाए तो हमने पढ़ा है कि भाई शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर या 500 मिलीमीटर या इससे भी कम होती है। वहां पर की जाने वाली खेती को शुष्क खेती कहेंगे। लेकिन मामला थोड़ा कई बार अलग हो जाता है। ड्राई फार्मिंग में हम जो एनुअल एवरेज रेनफॉल है हम कहते हैं 750 mm से लेस देन 750 mm, लेस देन 750 mm हो तो ड्राई फार्मिंग, और इसी को हम कहते हैं एरिड फार्मिंग। इसी को एरिड फार्मिंग भी कहेंगे।
एवरेज एनुअल रेनफॉल मोर देन 750 mm। तो ड्राई लैंड फार्मिंग कहेंगे, इसी को हम कहते हैं सेमी एरिड फार्मिंग। एवरेज एनुअल रेनफॉल 1150 mm, मोर देन 1150 mm है, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे रेनफेड फार्मिंग, और इसी को हम कहते हैं ह्यूमिड फार्मिंग। क्लियर है कि ड्राई फार्मिंग जो है उससे रिलेटेड मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये सारी बातें याद रखना है। तो एक बात और याद रखना है कि बारानी खेती या ड्राई फार्मिंग में दो सबसे बड़ी समस्याएं भी होती हैं। एक होता है खरपतवार, और एक दूसरी चीज होती है नमी संरक्षण। क्योंकि पानी कम है, वर्षा कम हो रही है, तो हमारे पास जितनी भी नमी है उसको लंबे समय तक हमें बचा कर रखना पड़ेगा। और इसके अलावा हम देखते हैं कि खरपतवार, अगर खरपतवार आ गए तो ये नमी को तेजी से कम करते हैं। तो ये ड्राई फार्मिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है आपको ध्यान रखना। एमएम में आ गया तो हमको क्या लगाना है, ये मैंने आपको बताया। तो ये हम यहाँ बात कर रहे थे बीएचयू जो एग्जाम है हमारी, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन यहाँ पर देखे। 2013-2014 से संबंधित सारे प्रश्न हमने हल किए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए 2010, 11 और 12 के पेपर लेकर आऊंगा। 2010, 11, 12 के पेपर हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। इसी तरह आप हमारी चैनल, हमारी कोचिंग के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।